चलिए, हमने पिछले पिछले अध्याय में देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ये बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। पर उससे आगे वो इस बात को नहीं बता पाए कि आवेशों पे जो आवेश का गुण है वो क्यों आ रहा है। तो लगभग 250 साल बाद है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, परमाणु की खोज हो गई, तब जाके पता चला कि जो आवेश है वो किस कारण से किसी पदार्थ पे आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि आवेश होता क्या है और आवेश उत्पन्न क्यों होते हैं। हमने पिछले अभी तुरंत ये देखा कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो ये बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उत्पन्न कैसे होते हैं? घर्षण द्वारा होते हैं, है ना, और धनावेश और ऋणावेश। लेकिन वो भी नहीं बताते कि जो आवेश है वो क्यों आ रहे हैं। और इस बात का पता लगभग 200 सालों तक 200-250 सालों तक साइलेंट रहा, है ना। और तब पता चला जब किसकी खोज हो गई, परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हो गई, तो पता चला कि आवेश किस कारण से किसी वस्तु पे आ रहे हैं, है ना। और इस सिद्धांत को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहा जाता है। देखिए, आज पूरी दुनिया जानती है, वैज्ञानिकों का यही मानना है कि जो द्रव्य यानी कि जो पदार्थ है, संसार का हर कण, वो ईंट हो या व्हाइट बोर्ड हो या मार्कर हो या इंक हो, है ना, सब किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कणों से, जिनको हम क्या कहते हैं? परमाणु या एटम कहते हैं, है ना। और इन एटम के अंदर 3 कण और पाए जाते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। सबसे पहली बात समझिए, पदार्थ दुनिया का कोई भी, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से, जिन कणों को हम परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? 3 ऐसे कण, है ना, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए, जो अगर हम बात करें एटम के अंदर की स्ट्रक्चर की बात, है ना, तो ये हालांकि केमिस्ट्री का विषय है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, हम अगर एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एटम है ये एक गोला होता है। और इस गोले के अंदर वैज्ञानिकों का ये मानना था कि इस गोले के अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म भाग होता है ना, बहुत ही छोटा पार्ट होता है, जिसको हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। जो हम इसको यहाँ दिखा दे रहे हैं, इसको हमने क्या बोला? नाभिक। परमाणु के अंदर 3 कण पाए गए, एटम के अंदर 3 पार्टिकल पाए गए, जिन पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इसी नाभिक के अंदर रहते हैं, यहाँ पे, है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे रहते हैं। ये एटम का बहुत ही छोटा भाग होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। और एटम का जो परमाणु का कोटि होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर की होती है। तो इससे तो ये छोटा ही ना हुआ। तो ये एटम है और ये इसके अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक। और उसी नाभिक के अंदर हमारा प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और में दोनों में क्या फर्क है। देखिए, हम इलेक्ट्रॉन पे ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। कैसा आवेशित कण? ऋणावेशित कण। इस पर निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है, एक धनावेशित पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित पार्टिकल है। और ये एटम के अंदर जो होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनकी संख्या दोनों के आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसी कारण से परमाणु जो होता है वो क्या होता है? उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। समझ में आया? देखिए, आपको 100 रुपये दे दिया जाएगा, है ना, बाजार, और कहा जाएगा कि आप 100 रुपये का सामान लाइए, और आपने उसमें से 90 रुपया का सामान लाया और 10 रुपये बचा लिया, तो आपके पास से 10 बचा हुआ है ना, तो आपने पूरे पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन आपने 100 रुपये लिया और 100 रुपये का सामान खरीद दिया, तो आपके पास बचे क्या? 0। यानी कि मान लीजिए कि अगर इसके अंदर 12 प्रोटॉन है जो प्लस में है, और 12 इलेक्ट्रॉन जो किस में है? माइनस में है, तो कुल एटम पे कितना आवेश आएगा? कि कौन अधिक है? कोई अधिक नहीं है। इसलिए हम ये मानते हैं कि एटम कैसा होता है? उदासीन यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल किसको बोलते हैं? ना किसी चीज की कमी, ना किसी चीज की अधिकता, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं, है ना। और किसी पदार्थ पे उदासीन होने का मतलब ये है कि ना उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ना उस पे प्रोटॉन ही ज्यादा है, दोनों की संख्या आपस में क्या है? समान है। देखिए, अभी हम जिस अवस्था में खड़े हैं, सामने जो भी चीजें आपकी दिखाई दे रही है ना, ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, सब किस अवस्था में है? उदासीन अवस्था में है ना। किस अवस्था में? उदासीन अवस्था में। मतलब कि इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आवेशित कब होगा, है ना? इन दोनों की संख्या में जब फर्क आएगा तो ही होगा। और फर्क कैसे आता है, इसी बात को आपको समझना है। देखिए,
हम ये मान लेते हैं कि हमारा एक परमाणु है और इस परमाणु के अंदर ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। देखिए इस इलेक्ट्रॉन को आप अभी पढ़े कि ये प्रोटॉन क्या माइनस वाले और प्लस आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जो चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसी एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो चाहेगा प्रोटॉन कि हम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर ले, खींच ले, और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के पास जाना चाहेगा, क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टी ही ऐसी है, गुण ही ऐसे हैं कि वे दूसरे की ओर जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को इसके आकर्षण से बचने के लिए, है ना, इसके चारों ओर रिवॉल्व करना होगा, घूमना होगा। जैसे पृथ्वी को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने के लिए उसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करनी पड़ती है ना। आप लोग मौत के कुएं में देखे होंगे, ये मौत के कुएं में जो बाइक चलाने वाले राइडर होते हैं वो तभी अपने वृत्ताकार पथ पे घूमने के कारण से वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को रोक पाते हैं। अगर वो मूव कर रहे हो, ऐसे चल रहे हो, है ना, ऊपर की ओर, और तुरंत ही ब्रेक मार दे, उनको 1 सेकंड नहीं लगेगा नीचे जाने में और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते हैं। लेकिन जब उनको नीचे जाना होता है तो वो अपनी गति को धीरे धीरे कम करते जाते हैं और आराम से नीचे लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रुकना हो तो डायरेक्ट ब्रेक मार के और नीचे चले जाए, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे जाते हैं। और देखिए अगर हमको अपने गुरुत्वाकर्षण बल को मजबूत करना हो, आप देखेंगे आप साइकिल चलाइएगा, है ना, और आपकी साइकिल अगर खड़ी है झुक जाएगी तो तुरंत गिर जाएगी और साथ में आप भी गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप साइकिल पे चला रहे हो और आप ऐसे सर्कुलर पाथ पे, वृत्ताकार पथ पे घूम रहे हो और आपका बेंड भी हो जाते हैं, झुक भी जाते हैं, तो भी आप गिरते नहीं हैं। लेकिन उसे ब्रेक मार दीजिए तुरंत गिर जाएंगे वहीं पे, है ना। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को, है ना, इस प्रोटॉन के आकर्षण से बचने के लिए, है ना, इसके चारों ओर घूमना पड़ेगा, क्योंकि उसके घूमने के कारण से एक बल उत्पन्न होता है, जिस बल को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल। वो अभिकेंद्र बल क्या करता है, कुछ समय के लिए नहीं, जब तक वो गति करेगा तब तक उसके आकर्षण बल को बैलेंस किए रहेगा, है ना। पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के समीप कुछ दूरी पे रुके हुए हैं। कारण क्या है ना, देखिए हम इस पृथ्वी पर टिके हुए, फेंकेंगे किसी भी चीज को फेंकेंगे ऊपर तो कहाँ पे आ जाता है, जमीन के पास आ जाता है, धरती के पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसको क्या कर रही है, खींच रही है। तो क्या सूरज नहीं खींच रहा होगा, पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन क्यों नहीं एक दूसरे के पास जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अभी पृथ्वी का चक्कर लगाई ना, अभी पृथ्वी पे नहीं गिरेंगे। जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो क्यों नहीं पृथ्वी पे आके गिरते हैं, क्योंकि वो सूर्य का, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, है ना। हम भी पृथ्वी का चक्कर लगाए वृत्ताकार पाथ में, तो हम भी पृथ्वी पर नहीं आके गिरेंगे। जिस दिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना बंद करेगी, सूर्य उसको अपनी ओर खींच लेगा, कारण गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को भी प्रोटॉन से बचने के लिए एक ऐसे पाथ पे घूमना होगा, है ना, जिसके कारण से एक ऐसा बल उत्पन्न होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, जो इसके विद्युत बल को, जो इसके आकर्षण बल को रोक देगा, है ना। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें वो चुपचाप बैठा नहीं रहता है। अपने को स्टेबल बनाने के लिए, अपने को अस्थायी बनाने के लिए इसके चारों और इस नाभिक के चारों ओर इसको घूमना पड़ता है। और हर प्रोटॉन, हर इलेक्ट्रॉन पे, है ना, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी अट्रैक्शन के कारण से, है ना, ये आपस में बंधे होते हैं। देखिए पृथ्वी का, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, उन दोनों का आपस में बांधे हुए भी है। हम पृथ्वी पे क्यों टिके हैं, क्योंकि पृथ्वी हमको बांधे हुए है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का आपस में बांधे हुए है। आकर्षित तो नहीं कर सकते, खींच तो नहीं पाता है, लेकिन बांधे जरूर रखता है। लेकिन एक बात देखिए, एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये प्रोटॉन इस पे भी बल लगाएगा, इस पे भी बल लगाएगा, इस पे भी बल लगाएगा और इस पे भी बल लगाएगा। लेकिन होता क्या है गड़बड़, कि जब भी हम दूरी के हिसाब से लेते हैं, है ना, दूरी के हिसाब से अगर बल की गणना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दूरी बढ़ने से जो बल होती है, वो कोई भी बल हो, वो घटने लगती है। दूरी बढ़ने से बल क्या होने लगता है, घटने लगता है। हम ये देखते हैं, हम ये पढ़े भी हैं कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², गुरुत्वाकर्षण के नियम से, है ना। अगर r जितना ही ज्यादा होगा, r जितना बढ़ेगा, F उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस हिसाब से अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो उस इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन का लगाया गया बल भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों पे जो बाहर घूम रहे हैं, इनमें इस इलेक्ट्रॉन पे जो प्रोटॉन का बल होगा, है ना, वो काफी क्या होगा, काफी कम होगा, है ना। ये जब ये घूमते हैं अपने कक्षाओं में तो ऐसे कूदते हुए घूमते हैं, बाउंस करते हुए घूमते हैं। बाउंस करने का मतलब कि इनके पास ऊर्जा काफी ज्यादा है। ये उस प्रकार से बंधे हुए नहीं है जिस प्रकार से पहला इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से बंधा हुआ है। इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है ना, कि अपने कक्षक में ऐसे कूदते हुए गति करते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को अगर कहीं से बाहर से ऊर्जा मिल जाए
तो वो उस ऊर्जा को लेकर, है ना, एटम से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि परमाणु से बाहर निकल सकते हैं। समझ में आ रहा है? पहला इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के काफी समीप है उस पर प्रोटॉन का आकर्षण बल काफी ज्यादा होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से काफी दूर है, बाहर की तरफ है, उस पे इस पर प्रोटॉन का जो आकर्षण बल होगा काफी कमजोर होगा, और वो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में से बाउंस करता हुआ गति करेगा। इसके पास एनर्जी काफी ज्यादा होगी, और उसके पास अगर कहीं से ऊर्जा मिल जाती है तो वो उस ऊर्जा को लेकर, उस एनर्जी को लेकर के एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। आप लोग परीक्षा हाल में बैठते होंगे, है ना, ये देखेंगे कि अगर सामने परीक्षा हाल है तो उस परीक्षा हाल में जो फर्स्ट बेंच पे अगर लड़का बैठा हुआ है तो उस बेंच पे जो लड़का बैठा है पहले वाला, और अंतिम बेंच पे अगर 10 बेंचें लगी हुई हैं तो पहले बेंच पे जो लड़का बैठेगा वो कभी भी नकल वगैरह के चक्कर में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास ही में बेंच रहेगा, किसका? टीचर का। लेकिन अंतिम बेंच पे जो लड़का बैठा हुआ है वो कभी भी शांति से रह ही नहीं सकता, वो उसमें झांकेगा, है ना, क्योंकि जानता है कि मेरी जो दूरी है टीचर से काफी ज्यादा है, उसके आते आते मैं संभल सकता हूँ। अगर मेरे पास अगर उसके पास, उस अंतिम बेंच के लड़के के पास कहीं से नकल वगैरह मिल भी जाता है तो बड़ी आसानी से वो नकल कर सकता है, क्योंकि उसकी जो पहुंच है टीचर से काफी दूर है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? फर्स्ट बेंच पे कभी लड़का नकल कर ही नहीं सकता, मिलेगा भी तो नहीं करेगा, मिलेगा करेगा, खा लेगा बढ़िया से टीचर से। लेकिन अंतिम बेंच पे जो लड़का बैठा है और चाह कर भी टीचर उसको रोक नहीं पाएगा, है ना, वो कभी शांति से बैठ ही नहीं सकता, उसमें झांकेगा, इसमें झांकेगा। ऐसे ही जो अंतिम कोर्स का इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है वो शांति से रहता ही नहीं है, वो इधर उधर घूमता है ना, बाउंस करते हुए गति करता है। बाउंस करने का मतलब उसके पास एनर्जी काफी ज्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिल जाती है ना, तो ये अपने ऑर्बिट को, अपने कोर्स को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। आखिर एनर्जी आती कहाँ से है, अब इसी बात का जिक्र करने वाले हैं। देखिए तो होता क्या है, पहले आप थोड़ी चीजों को समझिए कि इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर है, मतलब कि इनमें धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों की संख्या में यदि अंतर आता है किसी भी पदार्थ के अंदर तो ही उस पर आवेश आने की संभावना होती है। अब ये क्यों होता है, किसी बात को समझिए। देखिए हम जब भी किसी दो पदार्थों का आपस में से, हम अभी फिलहाल घर्षण की बात करेंगे, हम दो पदार्थों का आपस में घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने से हमारी सतहों के बीच में, है ना, उष्मा उत्पन्न होती है। ऐसे घर्षण करिएगा तो हाँ, ठंड में गर्म, ठंड में ठंडी लगती, हम क्या करते हैं, अपने हाथों को ऐसे मलते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। कारण क्या है, घर्षण, फ्रिक्शन करेंगे, हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे, हमको ऊर्जा मिल जाएगी, तो कुछ समय के लिए हमको राहत मिलेगी। तो होता क्या है कि हम अपने हाथों को जब ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, है ना, तो हाथ के रगड़ने से हमारे हाथों के सतहों के बीच घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, हीट क्रिएट होता है, और वो हीट उष्मा क्या है, एक ऊर्जा का रूप है ना, किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। इसी कारण से हो क्या रहा था कि जब हम उस कांच की छड़ को किसी सिल्क से, यानी कि रेशम से रगड़ रहे थे, तो सिल्क और कांच के छड़ के बीच में घर्षण हो रहा था, और वो घर्षण के कारण से हो क्या रहा था, उन दोनों के बीच में उष्मा उत्पन्न हो रही थी, और वो उष्मा उन इलेक्ट्रॉनों को मिल रही थी जो नाभिक से काफी क्या थे, बाहर थे, और इसी बात का इंतजार कर रहे थे, है ना। वो इस एनर्जी को लेकर के, है ना, इस एनर्जी को लेकर के इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो इस नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं, और मुक्त हो जाएंगे तो वो एनर्जी उनको जहां से मिली होगी वो वहीं पे चले जाएंगे, अर्थात इस नाभिक को, इस परमाणु को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। तो यही घटना हो रहा था, है ना, कि हो क्या रहा था, जब भी हम किसी कांच को या रेशम पदार्थ को आपस में रगड़ रहे थे तो हो क्या रहा था, कांच में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, किसमें चले जा रहे थे, रेशम में। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक से काफी दूर थे। कारण क्या, उन दोनों के बीच में घर्षण से क्या, उष्मा क्या, ऊर्जा, वो इलेक्ट्रॉन ले रहे थे और लेकर के बाहर निकल जा रहे थे। समझ में आ रहा है? इसी कारण से कांच में किसकी कमी आ जा रही थी, इलेक्ट्रॉन की। देखिए तो जब भी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो होगा क्या, देखिए हम ये जाने अभी ये पढ़े कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है, बराबर है, और जब भी दोनों की संख्या में कमी आएगी तो जो अधिक होगा उसी का अस्तित्व उस परमाणु पे आ जाएगा, उसी का उस पर पूरा कमांड आ जाएगा। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन कम होता है और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला गया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। मतलब कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, प्रोटॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और कितने प्रोटॉन बचेंगे, 8 प्रोटॉन, यानी ऋणावेशित कम है ना, और पॉजिटिव वाले ज्यादा हो, यानी कि वो पदार्थ क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मेरी बात समझे? अगर कहीं भी किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, है ना, तो प्रोटॉन ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा,
प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब भी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो हम ये देखेंगे कि प्रोटॉन पे आवेश कौन सा है, वही आवेश उस पूरे परमाणु पे छा जाएगा। यानी कि प्रोटॉन पे आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव, धनावेश, इसलिए वो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेश। यानी कि परमाणु का मतलब पूरा पदार्थ ही धनावेशित हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर है और इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल गया है ना, गेन कर लिया है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और ये प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इसका ये मतलब कि अगर इस पे 11 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 11 प्रोटॉन पहले से थे, इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब बच्चे अब वही हो जाएंगे, इसके पास 13 इसके पास हो जाएंगे 11। यानी कभी इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज। यानी कि उस पूरे परमाणु पे निगेटिव चार्ज छा जाएगा, यानी कि पूरा पदार्थ हमारा ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस कंक्लूजन को आप समझे, मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है कि किसी भी पदार्थ में से अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, अब कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण से उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, है ना, प्रोटॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। और प्रोटॉन होता कौन सा चार्जेबल है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, धनावेशित होता है। इसलिए उस पूरे परमाणु पे, पूरे पदार्थ पे धनावेशित उपस्थित हो जाएगा। और यदि उस पदार्थ ने कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, कहीं से इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, किसकी अपेक्षा, प्रोटॉन की अपेक्षा। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो जो ज्यादा रहेगा उसी का चार्ज उस पूरे परमाणु पे आ जाएगा, है ना। अगर मेरे शरीर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन की अपेक्षा तो मैं ऋणावेशित हो जाऊंगा। अगर मेरे शरीर में कहीं से प्रोटॉन ही ज्यादा हो जाएगा मेरे शरीर इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा तो प्रोटॉन की अपेक्षा तो अगर मेरे शरीर में प्रोटॉन ज्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो मैं धनावेशित हो जाऊंगा। और यदि इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा हो गए किसकी अपेक्षा, प्रोटॉन की अपेक्षा, तो मैं ऋणावेशित हो जाऊंगा। फिलहाल अभी मैं उदासीन हूँ, कारण क्या है, क्योंकि मेरे शरीर में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। ये मानकर भी क्या उदासीन ही है। अगर हमें इसको आवेशित करना होगा तो कहीं से इसको रगड़ देंगे, उस ऊर्जा मिल जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, ये उदासीन है। कारण क्या है, क्योंकि इसके जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है, बराबर है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। जिस मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है वो भी अभी फिलहाल किस अवस्था में, उदासीन अवस्था में। कारण क्या है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है, बराबर है। देखिए तो ये होती है का। तो हम बात करते हैं, है ना, उनकी बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग के बारे में। उस समय हो क्या रहा था, देखिए जब हम कांच को और रेशम को रगड़ रहे थे तो कांच में से इलेक्ट्रॉन किस में चले जा रहे थे, रेशम में। तो कांच में चले जाएंगे तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और प्रोटॉन ज्यादा, तो प्रोटॉन पर प्लस और ये माइनस। जब ये ज्यादा तो इसका अस्तित्व रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा धनावेशित हो जाएगा। अंबर के साथ क्या हो रहा था कि हम अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ रहे थे तो अंबर में इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल में से आ जा रहे थे, इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा हो रहा था, प्रोटॉन कम। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा, यानी कि माइनस वाला कम और प्लस वाला, माइनस वाला ज्यादा और प्लस वाला कम, तो पूरे परमाणु पे कौन सा आवेश छाएगा, माइनस वाला ही छाएगा। यानी कि हो जाएगा हमारा माइनस चार्ज हो जाएगा। मेरी बात समझे। अब हम एक्चुअल डिफिनेशन पढ़ेंगे कि आवेश का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह वैद्युत व चुंबक प्रभाव उत्पन्न होता है ना, जिसके या वह उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। देखिए आवेश एक अलग तरह की प्रकृति होती है किसी पदार्थ की, ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे देखिए एक सामान्य मनुष्य की अवस्था क्या होती है, एक सामान्य मनुष्य की अवस्था ये होती है कि वो हल्का सा मुस्कुराहट के साथ किसी के साथ ऐसे रहेगा। आप सुबह उठेंगे, है ना, तो क्या करते हैं, सुबह उठते उठते तो गुस्सा तो करते नहीं है, या सुबह उठते उठते रोते तो है नहीं, वो आपकी सामान्य अवस्था नहीं है। सामान्य अवस्था जैसे ये मेरी सामान्य अवस्था है ना। तो किसी व्यक्ति की सामान्य अवस्था उसकी नॉर्मल कंडीशन, यानी कि उसकी उदासीन अवस्था होती है। लेकिन हम कहीं किसी बात पे गुस्सा हो जाए, है ना, तो उस समय मेरे शरीर में कुछ अलग करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को देखे होंगे, कहीं जगह देखे होंगे कि दो पक्ष वो खूब भयंकर लड़ाई हुई है और दोनों हंस रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर दो जगह भयंकर लड़ाई हुई है तो पक्का है कि दोनों के दोनों गुस्से में ही होंगे। अगर तलवार से लड़ाई या लाठी से लड़ाई हुई है तो दोनों पक्ष ऐसा है नहीं कि वो भी हंस रहा है ये भी हंस रहे हैं और दोनों आपस में मारा मारी की, ऐसा नहीं है। दोनों की जो अवस्था होंगे वो एक नॉर्मल कंडीशन से हट के होंगे। उनकी जो अवस्था आ चुकी है, अब जो झगड़ा करने की वो बदल चुकी है, उसी को हम आवेश कहते हैं। उस समय हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो व्यक्ति हैं वो आवेश हैं। या लोग गुस्सा करते हैं तो घर वाले नहीं कहते हैं कि आवेश में हो, बड़ा आवेश में नहीं कहते हैं। तो कहने के मेरा मतलब वही है कि आवेश जो होता है कोई नई चीज़ नहीं है, वो हमारे शरीर का एक इस ब्रह्मांड का एक प्रॉपर्टी है, गुण है।
जैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के गुण हैं, हंसना, रोना, गुस्सा करना, क्रोध होना, ये सब क्या है? इसी सामान्य अवस्था का एक अलग तरह का गुण है जो हमारे शरीर पे आता है तो हम अपने नॉर्मल कंडीशन को भूल जाते हैं। हंसना हमारे शरीर का एक सामान्य अवस्था नहीं है, रोना हमारे शरीर का सामान्य अवस्था नहीं है, क्रोधित होना शरीर का सामान्य अवस्था नहीं है, ये सब दूसरे अवस्था में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब पदार्थ आवेशित हो जाता है तो एक उसमें कुछ अलग करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे देखिए, जब तक नहीं रगड़ा गया तब तक वो किसी पदार्थ को आकर्षित नहीं किया, जब उसको रगड़ दिया गया तो पदार्थ को आकर्षित, तिनके को, कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगा, है ना। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी है, वो मेरे में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है ना, इस मार्कर में भी हो सकता है, हर पदार्थ में हो सकता है, क्योंकि बना किससे है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही, और इन्हीं कारण से आवेश आ रहा है तो किसी भी चीज़ में आवेश आ सकता है। तो आशा करते हैं जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी, जो कंक्लूजन है मेरी बात समझ में आई होगी आपको। ये कुछ डिफिनेशन है इसके कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा हम विद्युत व चुंबक का क्या करते हैं, जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या वह उसका अनुभव करता है। हालांकि इस डिफिनेशन से आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, समझ में जब चीज़ें तब आएंगी जब इसके बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ें आई हुई हैं कि वैद्युत व चुंबक। देखिए, ये जो पदार्थ है ना, दूसरे को आकर्षित करने का गुण, यही क्या कहलाता है? वैद्युत कहलाता है। किसी भी पदार्थ पे आवेश का आ जाना वैद्युत कहलाता है। वैद्युत का मतलब क्या है कि जब हम किसी पदार्थ पे आवेश आ जाता है और उसके पास वो गुण आ जाता है क्या करने का, किसी को खींचने का, तो हम ये कहते हैं कि वो पदार्थ क्या हो चुका है? वैद्युतमय हो चुका है। उस पे किसका गुण है? वैद्युत का गुण है, इलेक्ट्रिसिटी का गुण है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? देखिए, होता क्या, आसमान में बिजली उत्पन्न होती है, आप लोग देखे होंगे, इसका कारण आप नहीं समझे होंगे क्यों ऐसा होता है। देखिए, होता क्या है कि दो बादल जब आपस में टकराते हैं, क्योंकि बारिश तभी होती है जब बादल आपस में टकरा के एक होंगे, मिलेंगे। आसमान में कितने भी बादल हों, अगर वो बिखरे हुए हैं तो बारिश होने की संभावना ही नहीं है। बारिश तभी होगा जब बादल आपस में मिलेंगे, टकराएंगे, टकरा करके एक होंगे। तो सीधी सी बात है, बादल को आपस में मिलने के लिए उनका आपस में टकराना पड़ेगा। तो बादल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो जब आपस में टकराते हैं तो बादल भी किससे मिलकर बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जब बादल दोनों आपस में टकराते हैं ना, दो जोर से, तो उनके टकराने से बहुत भारी मात्रा में उष्मा, घर्षण है तो उष्मा ही नहीं उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होती है, और वो उष्मा एक ऊर्जा का रूप है। और वो ऊर्जा क्या होती है? उन इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है जो ऑर्बिट से कहाँ रहते हैं, जो इस नाभिक से काफी दूर होते हैं। तो होता क्या है कि एक बादल में से इलेक्ट्रॉन खूब भारी संख्या में निकल करके दूसरे बादल में चले जाते हैं। दोनों पर एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा क्या? माइनस। और जब भी प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं, तो चिंगारी उत्पन्न होती है। आप बैटरी देखे होंगे, आपके घर में सेल वगैरह होगा, बैटरी होगा, उसका प्लस वाला सिरा माइनस वाले से सटाइए, पता चलेगा 2 मिनट में जितना चार्ज होगा सब खत्म हो जाएगा चिंगारी के साथ। तो उस समय वही होता है कि जो बादल आपस में टकराते हैं तो उनके घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई हो जाती है, वो उन दोनों बादलों के बीच में आवेश को उत्पन्न करती है। एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे में चला जाएगा, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें चला जाएगा। इस कारण से दोनों पदार्थों पे अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरीके के आवेश आ जाते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। और दोनों पदार्थों की जब टक्कर होगा, सीधी सी बात है, टक्कर होगा तो 1 प्लस 1 माइनस एक दूसरे को, देखिए, प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन आकर्षित करने का मतलब ये नहीं कि उनके बीच में कोई प्रेम है, कोई प्यार है, वो एक दूसरे को नष्ट करने के लिए आकर्षित करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित, प्रतिकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में समान है। लेकिन हम ये कह रहे हैं उन दोनों के विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच प्रेम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वे एक दूसरे को नष्ट करने के लिए आते हैं। आप किसी धनावेश को, किसी ऋणावेश को लेकर आइए के पास में, तो दोनों मिलकर आप किसी घर नहीं बसाएंगे अपना, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। वो उसको नष्ट करेगा और वो उसको नष्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, दूसरे को नष्ट करेंगे तो दोनों बादल के बीच में कुछ समय के लिए ना वहाँ से उष्मा उत्पन्न होती है, और वो उष्मा बादलों का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो बिजली के रूप में क्षय हो जाता है। वही हमको आसमान में बिजली दिखाई देती है। कारण क्या है? यही वैद्युत घर्षण द्वारा वैद्युत जो बिजली का रूप होती है। आसमान में जो बिजली उत्पन्न हुई है ना, उसमें और हमारे घर के बिजली में कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, और वो अंतर किस चीज़ का है? पावर का, है ना। वो काफ़ी उनमें लाखों मेगावाट में होती है, और हमारे घर में 220 वोल्ट, वो भी 220 वोल्ट भी नहीं आती है, उससे कम ही आती है। स्टेबलाइजर से बढ़ा के उतना करना पड़ता है। तो ये सब अलग चीज़ें हैं, है ना। इस बात को समझ गए कि कारण क्या है, क्या आवेश आने का। इसके बाद समझते हैं कि आवेशों के गुण क्या होते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है। तब तक कितना नोट कर लीजिए।